सभ्यता। वेयर देयर इज ए सोल देयर इज ए स्टोरी। कहानियां लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती हैं, उसे प्रकट करती हैं। कहानी की ताकत को महसूस करना हो तो जब कोई माँ अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए या फिर उसे खाना खिलाने के लिए कहानी सुना रही होती है, तब देखें। मैं अपने जीवन में बहुत लंबे अरसे तक एक परिव्राजक के रूप में रहा। घुमंत ही मेरी जिंदगी थी। हर दिन नया गांव, नए लोग, नए परिवार। लेकिन जब मैं परिवारों में जाता था तो मैं बच्चों से जरूर बात करता था और कभी कभी बच्चों को कहता था कि चलो भाई मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो मैं हैरान था। बच्चे मुझे कहते थे, नहीं अंकल, कहानी नहीं, हम चुटकुला सुनाएंगे। और मुझे भी वो यही कहते थे कि अंकल आप हमें चुटकुला सुनाओ। यानी उनको कहानी से कोई परिचय ही नहीं था। ज्यादातर उनकी जिंदगी चुटकुलों में समाहित हो गई थी। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। तमिलनाडु और केरल में कहानी सुनाने की बहुत ही रोचक पद्धति है। इसे विल्लू पाठ कहा जाता है। इसमें कहानी और संगीत का बहुत ही आकर्षक सामंजस्य होता है। भारत में कठपुतली की जीवंत परंपरा भी रही है। इन दिनों साइंस और साइंस फिक्शन से जुड़ी कहानियां एवं कहानी कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है। मैं देख रहा हूं कि कई लोग किस्सा गोई की कला को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय पहल कर रहे हैं। मुझे gaathastory.in जैसी वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली, जिसे अमर व्यास बाकी लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं। अमर व्यास IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद विदेशों में चले गए, फिर वापस आए। इस समय बेंगलुरु में रहते हैं और समय निकालकर कहानियों से जुड़ा इस प्रकार का रोचक कार्य कर रहे हैं। कई ऐसे प्रयास भी हैं जो ग्रामीण भारत की कहानियों को खूब प्रचलित कर रहे हैं। वैशाली व्यवहारे देशपांडे जैसे कई लोग हैं जो इसे मराठी में भी लोकप्रिय बना रहे हैं। चेन्नई की श्री विद्या वीर राघवन भी हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को प्रचारित प्रसारित करने में जुटी है। वहीं कथालय और द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क नाम की 2 वेबसाइट भी इस क्षेत्र में जबरदस्त कार्य कर रही हैं। गीता रामानुजम ने kathalaya.org में कहानियों को केंद्रित किया है। वहीं द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क के जरिए भी अलग अलग शहरों के स्टोरी टेलर्स का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। बेंगलुरु में एक विक्रम श्रीधर है जो बापू से जुड़ी कहानियों को लेकर बहुत उत्साहित हैं। और भी कई लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे। आप जरूर उनके बारे में सोशल मीडिया पर शेयर करें। आज हमारे साथ बेंगलुरु स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की बहन अपर्णा अथरे और अन्य सदस्य जुड़े हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं उनके अनुभव। हेलो। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं अपर्णा जी? बिल्कुल बढ़िया सर जी। सबसे पहले मैं बैंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे जैसे कलाकारों को इस मंच पे बुलाया है और बात कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि आज तो शायद आपकी पूरी टीम भी आपके साथ बैठी हुई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अच्छा होगा कि आपकी टीम का परिचय करवा दें ताकि मन की बात के जो श्रोता है उनको परिचय हो जाए कि आप लोग कैसा बड़ा अभियान चला रहे हैं। सर, मैं अपर्णा अत्रेया हूँ। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, एक भारतीय वायुसेना के अफसर की बीवी हूँ और एक पैशनेट स्टोरी टेलर हूँ सर। स्टोरी टेलिंग की शुरुआत
15 साल पहले हुई थी, जब मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रही थी। तब मैं सीएसआर प्रोजेक्ट्स में वॉलंटरी काम करने के लिए जब गई थी, तब हजारों बच्चों को कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने के मौका मिला। और ये कहानी जो मैं बता रही थी वो अपनी दादी माँ से सुनी थी, लेकिन जब कहानी सुनने वक्त मैं जो खुशी उन बच्चों में देखा, मैं क्या बोलूं आपको, कितनी मुस्कुराहट थी, कितनी खुशी थी। तो उसी समय मैंने तय किया कि स्टोरी टेलिंग मेरे जीवन का एक लक्ष्य होगा। सर, आपकी टीम में और कौन है वहाँ? मेरे साथ हैं शैलजा संपत। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं शैलजा संपत बात कर रही हूँ। मैं तो पहले टीचर थी, उसके बाद जब मेरे बच्चे बड़े हुए तब मैंने थिएटर में काम शुरू किया और फाइनली कहानियों को सुनाने में सबसे ज्यादा संतृप्त मिला। धन्यवाद। मेरे साथ सौम्या है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं हूँ सौम्या श्रीनिवासन। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं जो काम करती हूँ बच्चों और बड़े लोगों के साथ, उसमें मैं कहानियों के द्वारा मनुष्य के नव रसाओं को जगाने में कोशिश करती हूँ और उसके साथ चर्चे भी करती हूँ। ये मेरी लक्ष्य है, हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी टेलिंग। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा नाम अपर्णा जयशंकर है। वैसे तो मेरे सौभाग्य है कि मैं अपनी नाना नानी और दादी के साथ इस देश के विभिन्न भागों में पली हूँ, इसीलिए रामायण, पुराणों और गीता की कहानियां मुझे विरासत में हर रात को मिलती थी। और बैंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी जैसी संस्था है तो मुझे तो स्टोरी टेलर बनना ही था। मेरे साथ मेरे साथी लावण्या प्रसाद है। लावण्या जी नमस्ते। नमस्ते सर। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टर्न्ड प्रोफेशनल स्टोरी टेलर। सर, I grew up listening to stories from my grandfather. I work with senior citizens in my special project called Roots, where I help them document their life stories for their families. लावण्या जी आपको बहुत बधाई। और जैसा आपने कहा, मैंने भी एक बार मन की बात में सबको कहा था कि आप परिवार में अपने दादा दादी नाना नानी है तो उनसे उनके बचपन की कहानियां पूछिए और उसको टैप कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, बहुत काम आएगा, ये मैंने कहा था। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक तो आप सबने जो परिचय दिया अपना, उसमें भी आपकी कला, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने अपना परिचय करवाया, इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अब जो हमारे श्रोता लोग हैं मन की बात के, उनका भी मन करता होगा कहानी सुनने का। क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक तो कहानी सुनाएं आप लोग? जी बिल्कुल, ये तो हमारा सौभाग्य है जी। चलिए चलिए सुनते हैं कहानी एक राजा की। राजा का नाम था कृष्णदेवराय और राज्य का नाम था विजयनगर। नाम शेरू डमले है। मैं वेस्ट अफ्रीका के एक देश माली से हूँ। मुझे फरवरी में भारत में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार कुंभ मेला में शामिल होने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है। मुझे कुंभ मेला में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा और भारत के कल्चर को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं विनती करना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक बार फिर भारत विजिट करने का अवसर दिया जाए ताकि हम और भारत के बारे में सीख सकें। नमस्ते। है ना मजेदार? तो ये थे माली के सेदू देम्बेले। माली भारत से दूर पश्चिम अफ्रीका का एक बड़ा और लैंडलॉक्ड देश है। सेदू देम्बेले माली के एक शहर कीटा के एक पब्लिक स्कूल में शिक्षक हैं। वे बच्चों को इंग्लिश, म्यूजिक और पेंटिंग, ड्राइंग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। लेकिन उनकी एक और पहचान भी है। लोग उन्हें माली के हिंदुस्तान का बाबू कहते हैं और उन्हें ऐसा कहलाने में बहुत गर्व की अनुभूति होती है। प्रत्येक रविवार को दोपहर बाद वे माली में 1 घंटे का रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है इंडियन फ्रीक्वेंसी ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स। इसे वे पिछले 23 वर्षों से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान वे फ्रेंच के साथ साथ माली की लोकभाषा बमबारा में भी अपनी कमेंट्री करते रहे और बड़े नाटकीय ढंग से करते हैं। भारत के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम है। भारत से उनके गहरे जुड़ाव की एक और वजह ये भी है कि उनका जन्म भी 15 अगस्त को हुआ था। सेदू जी ने 2 घंटे का एक और कार्यक्रम
अब प्रत्येक रविवार रात 9 बजे शुरू किया है। इसमें वे बॉलीवुड की एक पूरी फिल्म की कहानी फ्रेंच और बमबारा में सुनाते हैं। कभी कभी किसी इमोशनल सीन के बारे में बात करते समय वे स्वयं भी और उनके श्रोता भी एक साथ रो पड़ते हैं। सेदू जी के पिता ने ही भारतीय संस्कृति से उनकी पहचान करवाई थी। उनके पिता सिनेमा थिएटर में काम करते थे और वहां भारतीय फिल्में भी दिखाई जाती थी। इस 15 अगस्त को उन्होंने हिंदी में एक वीडियो के माध्यम से भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थी। आज उनके बच्चे भारत का राष्ट्रगान आसानी से गाते हैं। आप ये दोनों वीडियो जरूर देखें और उनके भारत प्रेम को महसूस करें। सेदू जी ने जब कुंभ का दौरा किया था और उस समय वे उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जिससे मैं मिला था। भारत के लिए उनका इस प्रकार का जुनून, स्नेह और प्यार वाकई हम सब के लिए गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती